सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैं साइंस एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 ICSE का मैथमेटिक्स नया चैप्टर जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसमें आज हम कवर कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज 11A एंड 11B विथ ऑल द कंसेप्ट्स जो कि आपके होने वाले हैं एकदम क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। तो यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो आपने जूनियर क्लासेस में जो भी कुछ पढ़ा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट जो लोग थोड़ा बहुत भूल गए हैं उनका भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर रिव्यू क्या करने वाले हैं, 3 आपके पास टर्म लिखी है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और टर्म क्या होता है। साथ ही में आपको 2 स्टार भी दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्टार के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म ही रहे हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, इनके नाम से क्या समझ में हो रहा है? अगर मैं एक पोजीशन पर स्टैचू बन के खड़ी हो जाऊं तो क्या हो जाऊंगी मैं? एक कांस्टेंट। अगर मैं फ्रीज हो जाऊं तो कहते हैं ना, स्टैचू खेलते हो स्टैचू, तो आप एकदम कांस्टेंट हो जाते हो, बिल्कुल हिल नहीं सकते। बोला जाता है ना, हिले तो आउट होता है ना, तो वो पोजीशन क्या हो गई? वो कांस्टेंट पोजीशन आपकी डिमांड की जाती है उस गेम में। तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, ये भी हो गया। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी वेरी करती है जिनकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हो गए? वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, ये भी हो गया, यहां तक बात हो गई। अब जब वैल्यू जो है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर बार चेंज होगी तो वो हमने वेरिएबल कंसीडर कर लिया उसका। अगर मैथमेटिक्स में हमारे पास जो आपको स्टार में दिख रहा है वही डिस्कस कर रहे हैं, ये 8 लिखा है, तो ये 8 कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? 8 क्या 8 से चेंज कब तक नहीं हो सकता? जब तक उसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई ना किया जाए, लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, तब तो वो 8 ही रहने वाला है। यानी 8 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। वहीं पर अगर आपके पास स्टार में लिख दिया ABCDXYZ, तो ये भी क्या कहलाएंगे? हमारे कांस्टेंट? नहीं, ये हमारे कहलाएंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल्स होंगे बिकॉज एक ही जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो सकती है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे टर्म की। तो चलिए बात करेंगे अब हम टर्म की। तो टर्म क्या होता है? टर्म में हमारे पास कोई भी नंबर यानी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, नंबर्स और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट और कोशेंट के फॉर्म में। तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? टर्म कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 5x, 5/x, 5x एंड 8/xy, ये सब क्या है? ये टर्म है। क्यों? देखो 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट, तो ये टर्म है। x क्या है हमारा? वेरिएबल, तो भी ये टर्म है। 5/x क्या है? टर्म है, बिकॉज इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? कोशेंट फॉर्म में है। 5x इज ऑल्सो कंसीडर एज टर्म बिकॉज इसमें भी क्या है? क्या है? ये इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है? प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। 8/xy, इट इज ऑल्सो योर टर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में कंसीडर करते हैं? टर्म में। अब साथ ही में आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दिख रही है, एक है कुछ तो कैलेंडर जैसा है जिसमें कैंडल है, ये किसके लिए लगाई है मैंने? तो अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको? 2 चीजें पढ़ाई, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अगर कांस्टेंट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो क्या हो सकती है? हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हुए हो, कोई चेंज कर सकता है क्या? कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है जिसको मैं लिख रही हूँ DOB, ये क्या कहलाएगी? हमारी कांस्टेंट। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में इसको रिलेट करें तो साथ ही में ये टेम्परेचर क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यार आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है?
टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर ये वेरी कर रहा है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट ना, वेरिएबल। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, चलिए आगे भी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। टर्म के बारे में, थोड़े से कॉम्बिनेशन के बारे में सब कुछ समझेंगे, अच्छे से समझ के रिवाइज करेंगे। पढ़ा सब कुछ आपने जूनियर क्लासेस में भी है, लेकिन काफी लोगों का थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो चैप्टर में मजा आ जाएगा। चलिए बात करेंगे किसकी, कुछ ऐसे पॉइंट जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ऐसी कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो वेरिएबल और कांस्टेंट का, वो हमेशा ही वेरिएबल रहेगा। ये क्या बोला मैंने, समझो, अभी समझ में आएगा। देखो फर्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं हम कि क्या बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज ऑल्सो वेरिएबल। तो यही तो बोला है, यानी आपने कांस्टेंट लिया, मानो 5 लिया, 5 के साथ में आपने कोई वेरिएबल भी लिया, x ले लिया, तो 5x क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू अगर चेंज करती रहेगी, मान लो इस x की वैल्यू 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, पूरा टर्म चेंज होता जाएगा, यानी ये भी क्या हुआ हमारा, वेरिएबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 5/x लिया, अब x की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू 1 हुई तो 5 रहा, 2 हुई तो 2.5 हो गया, यानी पूरा वैल्यू चेंज होता जा रहा है, यानी ये भी क्या कंसीडर हुआ, वेरिएबल हुआ, है ना। फिर आपने क्या करा, अब आपने सोचा यार प्लस में कर देते, कर दो, तब भी x की वैल्यू 1 हुई तो 6 हो रहा है, 2 हुई तो 7 हो रहा है, यानी ये भी क्या हुआ, वेरिएबल। आपने 5 - x किया, वो भी क्या होगा, वेरिएबल। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का, वो हमेशा ही आपका वेरिएबल होने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रटना नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है सेकंड में, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स इज आल्सो वेरिएबल। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का भी आप कॉम्बिनेशन लोगे तो वो भी क्या कहलाएगा, वेरिएबल ही कहलाएगा। जैसे कि अगर हमने ले लिया सेम एग्जांपल में 2 वेरिएबल ले लो, मानो x और y, आपने 2 वेरिएबल ले ली, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा भी वेरिएबल हो जाएगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, तो वैल्यू पूरी चेंज होती जाएगी, यानी ये भी क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। 5 आपने सोचा कि चलो मैं xi को ना डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड करता हूँ, तो भी x की वैल्यू चेंज, मानो 1 हुई इसकी 2, तो 2 आया, 5/2 2.5 हुआ, 2 और 2 होती तो क्या हो जाती, तब भी चेंज होती, तो यानी ये भी क्या कंसीडर हुआ, वेरिएबल हुआ। 5 + x + y आपने लिया, तो ये भी वेरिएबल होगा। 5 - x + y किया या कोई भी कॉम्बिनेशन किया, सब कुछ क्या होने वाला है, वेरिएबल। समझ में गया। लास्ट में कंक्लूजन के लिए, जब भी आपने कोई कॉम्बिनेशन लेना है कांस्टेंट और वेरिएबल का, वो हमेशा ही वेरिएबल होने वाला है। क्लियर हो गया, जल्दी से बता देना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए बात करेंगे अब हम और कुछ पढ़ते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हम वो बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अ सिंगल टर्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस फॉर्म्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें आपकी टर्म्स 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स कनेक्टेड हैं आपस में प्लस या माइनस से, तब जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब ये समझो कि मैं यहाँ पर आपसे कैसे कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे कनेक्टेड किससे हूँ, इस कैमरे से, यूट्यूब से। तो अगर इसी कनेक्शन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे मेरे फेस पे जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मैम ना एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा रही है, मैंने अभी एक्सप्रेशन दिया ना, समझ में आ रहा है। अब इसी को अगर मैथमेटिकली शो करते, अभी मैं अगर हैप्पी हूँ तो आप इसको मान लो पॉजिटिव है, तो आपने अगर प्लस में हमारा कनेक्शन एक्सप्रेस किया तो वो क्या कहलाएगा, इन मैथमेटिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। अगर यहीं पे मैं सैड हो जाऊँ ना, तो आप सोचोगे यार मैम थोड़ा सा आज ना अच्छे मूड में नहीं है, कुछ तो नेगेटिव हुआ है, तो आप नेगेटिव में अगर कनेक्शन शो करोगे तब भी वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। क्लियर हुआ, कनेक्शन आया, समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टर्म्स लेते हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन शो करते हैं। मान लो कि आपके पास 5 + x + y है, यहाँ पे कितनी टर्म है, ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये सबके बीच में किस से कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, यानी ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं।
अब अगर मैं मान लूं, मैं कह दूं कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि सारी ही टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड किससे है, प्लस और माइनस से, तो क्या फॉर्म करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक नोट के तौर पे आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको ये हमेशा समझ लेना है कि अगर आपके पास 5x y अगर लिखा है तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 5x एंड y। ठीक है, जब 5xy साथ में लिखा हुआ है तो ये कंसीडर क्या होगा, एक ही टर्म कंसीडर होगा। लेकिन अगर इसके बीच में प्लस या माइनस कुछ आ गया है तो ये प्लस माइनस से जब भी सेपरेटेड हो जाएंगे तो ये एक सेपरेट टर्म बनाएंगे। तो यानी अभी तो ये एक टर्म थी जब तक ये प्रोडक्ट में था, अब ये यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी, दिमाग में क्लियर हो गया। जब भी आपका प्रोडक्ट और डिवाइड के फॉर्म में अगर 5/xy भी होता तब भी ये सिंगल टर्म होती, क्योंकि ये एक ही टर्म कहलाती। जैसे ही इनके बीच में प्लस और माइनस ने अपना खेल रचा, क्या बना, सेपरेट टर्म्स हुई और वो क्या बन गए, हमारे एक्सप्रेशंस बन गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। मान लो कि अमन नाम का, हमने क्या बोला कि अमन है, उसकी एज है 10 ईयर्स और इसके बड़े भाई की जो एज है वो 5 साल बड़ा है इससे, यानी इसका जो ब्रदर्स की एज है वो क्या है, 5 ईयर्स ओल्डर देन अमन, यानी 10 + 5 यानी 15 ईयर्स। तो ये जो 10 + 5 है ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो 4 टाइप्स ऑफ हैं। पहले भी हमने ये पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में भी, कौन कौन से हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें अगर मोनो आ रहा है, मोनो का मतलब होता है 1 और मियल का हो गया टर्म, यानी इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक टर्म अवेलेबल होगी, तब वो क्या कहलाता है, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो 5x 5 6/x, ये सारे ही क्या कहलाएंगे, आपके मोनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म कंसीडर होगी, सिंगल टर्म। ठीक है, अब हम बात करें अगर बायनोमियल की, तो बायनोमियल में क्या होता है, बाय मतलब हो गया 2, यानी कितनी टर्म्स होंगी इसमें, 2 टर्म्स अगर अवेलेबल है तो वो क्या कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 5 + x 6 - x या फिर 5 + xy, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे बाइनोमियल कहलाएंगे, बिकॉज इन सब में ही हमारे पास 2 टर्म अवेलेबल है। दिख रही है आपको? ठीक है, फिर क्या है, ट्राइनोमियल, यानी ट्राई मतलब 3, तो यानी कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, 3 टर्म्स। जैसे कि आप ले सकते हो 5 + x - y 6 + xy - yz, ये सब क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल, बिकॉज इसमें सेपरेट जो हो रहे हैं वो आपकी 3 टर्म्स हो रही हैं। 5 + x है तो 2 3 1 2 3 एसेट्रा, और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब अगर बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स अगर अवेलेबल है तो उनको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि 5 + x² y क्या है, पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। साथ ही में आप इसको बाइनोमियल भी समझ सकते हो। फिर आप ले लो 5 + x² y + yz, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, क्लियर हो गई, रिवाइज हो गई। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब हम नोट एक। क्या नोट में है कि अगर आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इन फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि x² + xy + y² / x - 3y, या फिर x² + a² / x + a, या फिर x/2y, या फिर 2xy, ये सारे ही जो हैं आपके कंसीडर नहीं होंगे पॉलिनोमियल, यानी इनको क्या लिखोगे आप, डज नॉट फॉर्म अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर डिवाइड से ये सेपरेटेड है, यानी ये कैसे है,
दो या दो से ज्यादा टर्म्स नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। सिमिलरली इन दिस केस डिवाइड में सिंगल टर्म नहीं हो सकता, सिंगल टर्म नहीं हो सकता, ये भी सिंगल टर्म नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल होने के लिए दो या दो से ज्यादा टर्म होना आवश्यक है, या फिर आप कह सकते हो मैंडेटरी है। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ेंगे, अब चलिए बात करेंगे जो भी हमने आपको बताया वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको आप ऐसे भी समझ लो। ठीक है, क्या है, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which are separated by the sign of addition or subtraction are called terms of the expression। क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, देन दैट सेपरेटेड वैल्यूज आर नोन एज टर्म्स। तो जो कि हमने भी आपको बताया था, जैसे कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअली जो सेपरेटेड हो रहे हैं प्लस और माइनस से, इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है कोई पूछेगा, 3 टर्म्स है, 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर साइन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डू नॉट सेपरेट द टर्म। अब बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है या डिवाइड का साइन है तो वो एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं कहलाएंगे, यानी वो कंसीडर क्या होंगे, सिंगल टर्म। अगर ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है, सब क्या कहलाएंगे, सिंगल टर्म। फिर अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 5xy अपॉन z, तो ये भी क्या है, सिंगल टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, एक 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस वाले में कितने टर्म्स अवेलेबल हैं, ये आपको मुझे सेंड कर देना है learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर है? ठीक है, तो आप मुझे भेजोगे ना, और सच्ची बताना कि कितने लोग डीपीपी, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं और उनको वो चीज़ें आ रही हैं। अगर डीपीपी वगैरह में भी कोई डाउट आता है तो आप उसको भी मुझे भेज सकते हो learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। और पता है होता क्या है कि ना, कई बार ना पूरी नोटबुक के ना फोटो भेज देते हैं। ऐसे भेजने की जगह पर क्या है कि ना, सेपरेट क्वेश्चन अगर हमें भेजोगे तो मुझे क्लियर होगा उस क्वेश्चन में आपको कौन सा, मतलब उस पेज में आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, आप ऐसे भेजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब हम एक नए कंसेप्ट की, जो कि है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से एक बार, जो लोग नहीं पढ़ा है उनके लिए नया है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हम 2-3 केसेस लेंगे। फर्स्ट वन इज कि जब आपका जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद हो, यानी एक ही लिटिल कोफिशिएंट मौजूद हो। जैसे कि अगर वो x के फॉर्म में है तो यहाँ पर सिर्फ x एक वेरिएबल है, तो ऐसे केस में जो आपकी डिग्री होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की, क्या ये पॉलिनोमियल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। कैसे, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, यानी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स वाला कंसेप्ट अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल तो है। साथ ही में इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ है, जो कि है आपका x। ऐसे केस में अगर आपको डिग्री निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। देखो इसकी पावर क्या है 1, इसकी क्या है 2, हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब ऐसे केस में अगर आपसे डिग्री पूछ ली गई तो क्या बताओगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है आपका x, तो हाईएस्ट पावर देख के बता देना है, बस देखा 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है यार, तो 3 इसकी डिग्री हो गई, तो डिग्री क्या हो गई 3। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब उसकी सारे टर्म की जो डिग्री है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि वो होल नंबर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है 5x प्लस 8 अपॉन x। तो देखा हमने यहाँ पर, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बिकॉज हर एक टर्म जो है सेपरेट हो रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पर 2 टर्म है आपके पास 5x और 8 अपॉन x। अगर मैं इस वाले
x की अगर पावर देखती हूँ तो वो 1 है, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही आई तो मुझे क्या देखा कि ये हो गया 5, ये डिनोमिनेटर में है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल है, जब उसको आप ऊपर की तरफ लिखते हो तो उसकी पावर क्या कंसीडर होती है, जितनी नीचे उसके नेगेटिव। यहाँ पे कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा 8x - 1। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये ध्यान रखो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हर एक टर्म की जो डिग्री है वो आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसकी तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट इसमें -1 आ गया विच इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि क्या ये बताओ ट्रू और फॉल्स, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करेंगे हम किसकी, सेकंड कंसेप्ट बेस्ड ऑन द डिग्री। पहले हमने क्या पढ़ा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल हो, तब कैसे हम डिग्री निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्हेन द पॉलिनोमियल कंटेन्स 2 और मोर वेरिएबल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जब अवेलेबल होते हैं तब हम कैसे डिग्री निकालेंगे, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो पहला इसका स्टेप क्या है, फाइंड द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म। हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं उनकी सारी पावर्स को आप ऐड कर दो। पहला तो ये है स्टेप। फिर सेकंड क्या है, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स इज टेकन टू बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उनमें से जो हाईएस्ट है वो डिग्री बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिया है, 7x² y 5 - 8x⁻², y⁻², z⁻² प्लस x y z। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1 क्या करना है हमें कि हर एक टर्म में जितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं उनकी पावर्स को हमें ऐड कर देना है। तो इस वाले टर्म में अगर हमने देखा x² y 5, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y। तो इसमें अगर हम पावर्स को ऐड करते हैं तो क्या हुआ 5 + 2 दैट गिव्स यू 7। ठीक है, सेकंड में कौन कौन से वेरिएबल, सेकंड टर्म कौन सी है, 8x² y² z²। इसमें पावर अगर हमने ऐड की तो 2 + 2 + 2 यानी 6। फिर हमने थर्ड टर्म किया है x y z, सारी पावर्स को ऐड किया 1 1, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया आपका 3। तो यानी अब इसमें सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि इनमें से जो भी हाईएस्ट है वो आपका डिग्री है। तो देखो यहाँ पर इसकी थी 7 पावर ऐड करके, यहाँ पर आई 6, यहाँ पर आई 3, तो हाईएस्ट कौन सा है आपका 7, यानी डिग्री क्या हो गया उसका 7। तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कोई भी इशू हुआ। ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे तब अगर हमें डिग्री निकालने को बोला तो हम डरेंगे नहीं, हम निकाल के उनको दिखा देंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है 5x + 7/x। इसको आप ऐसे भी लिख लो, मान लो इसको मैं टर्म्स बढ़ा देती हूँ 7/x - 7/x²। अब ये जो है ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला क्वेश्चन तो ये। तो यस इट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी पावर तो 1 है, लेकिन ये हो गया 7x⁻⁻1, ये हो गया 7x⁻x-2। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो आ गई है नेगेटिव में, और पॉलिनोमियल होने के लिए हमें सारे टर्म्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, एंड सिंस इट इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर तो ये कंसीडर नहीं होगा पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम इस केस में जाते हैं जहां पर है 2x² - √x + 2। ठीक है, अभी √x का मतलब क्या होता है, x⁻1/2। अब ये पावर जो है फ्रैक्शन में हो गई, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे डेसिमल में हो गई, तब भी हमारा यहाँ पर ये क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यानी क्या समझ में आया, जब भी हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारी ही पावर्स आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना मैंडेटरी है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ और
भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो क्या है, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। कब कहोगे इसको, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब उसकी जो डिग्री है ना वो 1 हो जाए। जैसे कि 5x + 2, अब इसकी डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री 1 है, यानी ये क्या हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब है सेकंड में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी जो डिग्री है वो 2 हो जाए। क्वाड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है 4 पे, 4 नहीं उसका हाफ कर दो भाई 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे कि हमारे एक्सप्रेशन हो गए 5x - 4x + 2, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये हमारा कंसीडर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी जो डिग्री है वो क्या हो, 3 हो। तब डिग्री 3 होगी तब उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x³ - 4x² + 2x + 1, तो इसमें डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कौन है, 3 2 1 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसमें जो डिग्री है वो 0 हो। जैसे कि 5, इसमें तो डिग्री 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया है। तो यहाँ पर अब चीजें कवर कर ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो चलिए हम देखने वाले हैं, अब हम प्रोडक्ट, फैक्टर एंड कोफिशिएंट को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ना तीनों को अलग अलग लिख दिया है, प्रोडक्ट, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। प्रोडक्ट क्या होगा, समझ में आ रहा है कि कोई भी जो भी हमारे पास कांस्टेंट है, जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर वो आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट साइन और मल्टीप्लाई टुगेदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 और मोर नंबर्स। जो नंबर्स में क्या क्या हो सकते हैं, आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या दोनों साथ में भी हो सकते हैं। अगर वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 5xy z, तो ये क्या है, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ एक कांस्टेंट 5, वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड वेरिएबल z का। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ऐसे कभी भी हमारे पास, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 5x² y² z² किस किस का प्रोडक्ट है, तो आप बता पाओगे, बताना पड़ेगा, ठीक है। मुझे भेज देना learner.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो क्या है, फैक्टर्स क्या होंगे, ईच ऑफ द क्वांटिटीज, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, या दोनों हो, विच फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है 5xyz। अब 5xyz वो क्या है, प्रोडक्ट है 5x और yz का, है कि नहीं। तो यहाँ पर हर एक क्वांटिटी, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, ये सारे ही मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी इस प्रोडक्ट के ये सारे ही इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। क्लियर हुई। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ 10x² yz, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 10x² y एंड z। सो फैक्टर्स भी इसके क्या हो गए, 10 इसका फैक्टर है, x² इसका फैक्टर है, y इसका फैक्टर है, z इसका फैक्टर है। क्लियर, क्लियर, क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। रुकिए, मान लेते हैं कि जो मेरे पास पेंसिल बॉक्स या पेन का जो बॉक्स है, उसमें से मेरे पास ये कितने पेन निकले हैं, 4, यानी उस बॉक्स में मेरे पास 4 पेन अवेलेबल हैं। यानी अगर मैं देखूं तो इस बॉक्स का, जो भी मेरे पास बॉक्स होगा जिसमें ये निकले हैं, उसमें ये इंडिविजुअल पेन्स निकले हैं, तो यानी उस बॉक्स के ये चारों क्या हो गए, फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास टर्म थी 5x² y² z², तो यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं न्यूमरल फैक्टर, ठीक है। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर्स। आप सिंपली इसमें अगर देखो तो ये हमारा क्या है, न्यूमरल फैक्टर होगा, एंड ये जो x y z है ये हमारे हो जाएंगे इसके लिटरल फैक्टर्स, यानी कांस्टेंट वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉरी वेरिएबल वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। और सिंपली समझना है, 5x ले लो, 5 क्या है, न्यूमरल फैक्टर, x क्या है, लिटरल फैक्टर। क्लियर। चलिए डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोट, जिसमें आप क्या देखोगे, ईच फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी कंप्लीटली डिवाइड्स द क्वांटिटी।
जो भी आपके फैक्टर है क्वांटिटी के, वो उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास है 5x, सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस 5x, देन यू कैन से इट इज 5 एंड x, कहोगे है ना। तो क्या ये 5 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? अगर आप 5x अपॉन 5 करते हो तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये 5x अगर आप x से डिवाइड करते हो तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो क्या कहा है कि कोई भी फैक्टर होगा, जो भी फैक्टर्स आपके होंगे, वो हर एक फैक्टर उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ 5x and 5 as 5x is completely divisible by 5 also by x. Similarly 5x square y, तो इसका अगर न्यूमरल फैक्टर देखोगे तो 5 है, लिटरल फैक्टर देखोगे तो x y x स्क्वायर y, ये सारे, जैसे कि मैं बोल नहीं रही हूँ, इसके देखो ये न्यूमरल फैक्टर तो सिर्फ 5 है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन अगर बात करूंगी मैं इसके लिटरल कोफिशिएंट की तो आप क्या बोलोगे, x स्क्वायर y। ठीक है। क्या इसका x फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसका y फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसका xy फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या x स्क्वायर इसका फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है। देखो x स्क्वायर भी आ रहा है, x स्क्वायर भी इसका फैक्टर है। तो जितने भी इसमें आपके फैक्टर्स अवेलेबल हैं, वो सारे ही फैक्टर्स इस पूरी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। आप कोई भी उठा लो, अगर मैं कह दूं 5x स्क्वायर y को आप x स्क्वायर y से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। आप 5x स्क्वायर y को अगर x स्क्वायर से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि जो यहाँ पे लिखा है ना कि हर एक फैक्टर किसी भी क्वांटिटी का वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा उस क्वांटिटी को, दैट इज वेरी मच ट्रू। ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब हम लाइक और अनलाइक टर्म्स की। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके लिटल कोफिशिएंट सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5x 6x, ये सब क्या है, इनके जो लिटल कोफिशिएंट कौन से हैं? ये वाले। तो ये क्या है, सेम है। क्या ये x है? बिल्कुल है। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 5x स्क्वायर y 7x स्क्वायर y, तो ये भी क्या कंसीडर होंगी, हमारी लाइक टर्म्स कंसीडर होंगी, बिकॉज इनके भी जो लिटल कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ये भी बात हो गई क्लियर, है ना। तो लाइक टर्म समझ लिया हमने क्या होते हैं, जिनके लिटिल कोफिशिएंट सेम होते हैं वो हमारे होते हैं लाइक टर्म्स। यहाँ पर आपको ये एप्पल क्यों बना के दी है, यहाँ पर ये समझाने के लिए कि एप्पल 1 एप्पल, ये भी एप्पल, तो ये एप्पल ही है ना, सेम है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे लाइक टर्म्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें अनलाइक टर्म्स की, तो अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, अगर हमारा लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनके लिटिल कोफिशिएंट सेम है, तो अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी, जिनके लिटिल कोफिशिएंट सेम नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 5x 5y, तो इनमें जो लिटिल कोफिशिएंट है, अभी पहले x था अब y हो गया, यानी सेम नहीं है, तो ये क्या हो गए, हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बनाना ले लो, एक गुआवा ले लो और एक एप्पल ले लो, या कोई भी अलग अलग फ्रूट्स ले लो, तो क्या ये आपको एक जैसे दिखेंगे, नहीं। बनाना है, एप्पल है, गुआवा है। तो ये अनलाइक टर्म्स के कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 11A पर। 11A का हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, आई होप आप ट्राई करेंगे, फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे भेज देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं इस पॉलिनोमियल में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट लिया है, रिमेनिंग आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ax माइनस बी वाई प्लस y मल्टीप्लाई z। सबसे पहले तो बात समझो कि नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेटेड कब होती है, जब उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो हम उनको सेपरेट टर्म्स कंसीडर करते हैं। अगर उनके बीच में प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट होता है तो उनको सेपरेट टर्म्स कंसीडर नहीं करते, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वैसा उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या है, ax माइनस बी वाई प्लस वाई जेड, बिकॉज मल्टीप्लाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई जेड। तो ये आपकी एक टर्म हो गई, बिकॉज इस टर्म और इस टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो ये 1। फिर ये दूसरी टर्म और इसके बीच में भी प्लस का साइन है, तो ये भी सेपरेटेड हो रही है, तो ये 3, यानी कितनी टर्म है टोटल, 3 टर्म्स है।
अब हम बात करेंगे फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या है 23 प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई 2, तो क्या कह रहा है 23 प्लस ए बी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इन दोनों के बीच में प्लस है, तो यानी ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 2 टर्म्स हो जाएंगी। गलती कहाँ पर होती है कि हम ये जो साइन है ना इनको देखना भूल जाते हैं और कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4। ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है यहाँ पर। ये हाईली मतलब ऐसी मिस्टेक्स होती है ना जो बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ऐसी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि आपको सेपरेट करना है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनको आप इतने सारे एक्सप्रेशन में से आपको मोनोमियल हटाना है, बाइनोमियल हटाना है, ट्राइनोमियल हटाना है, पॉलिनोमियल हटाना है। तो यहाँ सबसे पहले मोनोमियल की बात करें। मोनोमियल में क्या होते हैं हमारे सिंगल टर्म। तो कौन से मोनोमियल है, देखो एक सिंगल टर्म ये रही, और कुछ दिख रहा है सिंगल टर्म में, सिंगल टर्म बिल्कुल दिख रहा है। देखो 3x मल्टीप्लाई 5y यानी 3x मल्टीप्लाई 5y क्या हो जाएगा आपका 15xy, ये हो गया। और कोई सिंगल टर्म दिख रही है, बिल्कुल ये रही 3x अपॉन 5y, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो आपके पास कौन कौन सी सिंगल टर्म हो गई, xy स्क्वायर, 15xy, 3x अपॉन 5y। तो ये आपकी क्या हो गई है मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स की बात करेंगे तो बाइनोमियल्स में क्या हो जाता है हमारा, कितनी टर्म्स हो जाती है 2 टर्म्स हो जाती हैं। तो 2 टर्म्स देखते हैं कौन कौन से हैं, देखो 1 2, इनके बीच में सेपरेशन किससे है, माइनस से, तो यानी 2 टर्म कंसीडर होगी। तो एक एग्जाम इसमें सेपरेट हो गया 8 माइनस 3x। और कुछ है यहाँ पर, देखो नहीं 8 माइनस 3x ही मुझे दिख रहा है। फिर बात करनी है हमें ट्राइनोमियल की, यानी 3 टर्म्स, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो यानी एक तो यही हो गया 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 8। और कुछ दिख रहा है 3 टर्म, यस 2y अपॉन 7 प्लस 3x माइनस 7। तो ये क्या हो गया 2y अपॉन 7 एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 7 एक टर्म है, यानी 3 टर्म्स। तो ये भी इसी में ही आ गया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए 3 टर्म्स के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल कौन कौन से आते हैं हमारे, पॉलिनोमियल में आते हैं हमारे, एक आता है आपका बाइनोमियल वाला, मतलब 2 या 2 से ज्यादा टर्म। तो 2 या 2 से ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जितने भी है वो सारे किस में कंसीडर हो जाएंगे, पॉलिनोमियल में। तो एक हो गया 8 माइनस 3x, फिर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 8, 2y अपॉन 7 प्लस 3x माइनस 7। साथ ही में ये आ जाएगा 9x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब माइनस 7। फिर आपका हो जाएगा 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस y। तो ये सारे किस में कंसीडर हो गए हमारे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कौन कौन से होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स जिसमें अवेलेबल होती है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो चलिए बात करेंगे हम 4th की, तो जिसमें क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। आपको हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो अब डिग्री हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही उसमें आपका कोफिशिएंट रहते हैं या फिर एक ही वेरिएबल्स उसमें अवेलेबल रहते हैं तब आप अलग एक रूल था। अगर वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो आपके अलग रूल्स थे डिग्री निकालने के। तो यहाँ पर इन 5th और 6th पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, क्या एक ही वेरिएबल नहीं, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद है। जैसे कि हम 4th 5th की बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो x y z 3 है। तो इनका हम कैसे निकालते थे डिग्री, हम हर एक इंडिविजुअल टर्म की हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 1 y रेज़ टू द पावर 1 यानी 2 टोटल पावर हो जाएगी। वाई जेड स्क्वायर पे देखोगे तो 2 + 1 3 हो गई, और जेड एक्स क्यूब की देखोगे तो कितनी हो जाएगी 3 + 1, इसकी 1 इसकी 3 यानी 4। अब इनमें से जो भी हाईएस्ट है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। कौन सा है, 2 बड़ा है 3 बड़ा है 4, तो आप कहोगे डिग्री क्या हो गई इसकी 4।
अब ये कौन सा रूल लगाया है, जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ की, तो x रेज़ टू द पावर 5 y रेज़ टू द पावर 7 माइनस 8x क्यूब y 8 प्लस 10x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 4 z रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 टर्म्स है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स है कि 2 टर्म्स है, x y z भी है, तो यानी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स अवेलेबल है। आप हर एक एक्स वाई जेड अवेलेबल है, यानी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल अवेलेबल्स हैं। टर्म कितनी है, 1 2 3। आप इंडिविजुअल टर्म की आप पावर्स को ऐड करोगे। अगर हमें एक्स रेज़ टू द पावर 5 वाई रेज़ टू द पावर 7 की बात करें तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12। इसकी बात करें तो इसके जितने वेरिएबल्स की जो पावर है 3 प्लस 8 यानी कितना हो गया 11, और इसकी कितनी होगी 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। अब इनमें से जो हाईएस्ट है वो इसकी डिग्री यानी 12, इसकी डिग्री क्या हो गई 12, जो हाईएस्ट है वो यहाँ पर हमने डिग्री हो जाती है, तो वही हमने रूल लगा के इसको सॉल्व कर लिया। यानी क्वेश्चन क्या हो गया, डन डन डन, बढ़ो आगे। तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ की। तो फिफ्थ में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट करोगे, फिर भी डाउट होगा तो प्लीज भेज देना learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो इस फोर्थ में क्या है, 8 इन ए स्क्वायर माइनस 8ax प्लस ए। आपको किसका कोफिशिएंट पूछा है, 8 का। तो क्या हमने कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वांटिटी में उस नंबर को छोड़ के जो बचे हुए जो भी आपके बचे हुए वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट्स हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट हो जाते हैं। इस 8 का कोफिशिएंट पूछा है तो 8 यहाँ पर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, बचा हुआ क्या है इस क्वांटिटी में ax, तो इसका ये ax इसका कोफिशिएंट हो गया। तो चलिए बात करेंगे हम किसकी, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में क्या है कि 4xy का कोफिशिएंट बताना है आपको इस एक्सप्रेशन में जिसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। 4xy का कोफिशिएंट, इसके साथ में कौन सा कोफिशिएंट हो सकता है यहाँ पर, 1। तो 1 है कि -1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा वो -1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ में क्या है कि इन ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो सेपरेट द लाइक टर्म्स। हर एक पॉलिनोमियल में जो भी आपको नीचे दिए गए हैं उनमें आपको लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 3xy। अब इसके हमें क्या देखने होते हैं, लाइक टर्म्स में लिटिल कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ये हमारा मेन टारगेट है कि देखिए किस किस के लिटिल कोफिशिएंट सेम है, जिनके सेम है वो हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिटिल कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यस आई कैन सी एक्स वाई हो वाई एक्स हो, सेम ही है। तो यानी लाइक टर्म्स एक क्या हो गए हमारे, एक तो है 3xy माइनस 8yx, और हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है yx स्क्वायर। ये तो xy स्क्वायर है, नहीं ये x स्क्वायर y, ये भी x स्क्वायर y, यानी ये दोनों भी क्या है लाइक टर्म से। और कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, यस हेयर। तो और कौन कौन से हो गए, -4yx स्क्वायर 2xy स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2.5x स्क्वायर y भी लाइक टर्म है, बिकॉज इसका लिटिल कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर y भी सेम है। तो यानी ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स है। साथ ही में अगर हम देखें यहाँ पर 2xy स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो xy स्क्वायर, यानी -3.2xy स्क्वायर, ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो ये भी हमारी क्या हो गई है, लाइक टर्म्स हो गई है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया है लाइक टर्म्स को हर एक पॉलिनोमियल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करेंगे अब हम ये जो हमने लाइक टर्म्स पढ़ा, अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तब क्या होगा। तो कंबाइनिंग कैसे होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक टर्म्स मीन क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ दीज टर्म्स। देखो जब भी हम दो लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एंड ऑफ द रिजल्ट एक सिंगल टर्म मिलके हमें बनेगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, एक गुआवा है, ये गुआवा एक लाइक टर्म्स है, गुआवा ही है तो लाइक टर्म्स है। तो 1 गुआवा प्लस 1 गुआवा क्या हो जाएगा, 2 गुआवा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो ये हमें
मिलकर एक सिंगल टर्म बता दी है। उसी तरीके से अगर मेरे पास मैथमेटिक्स में 5x है और 3x है, ये क्या लाइक टर्म, सबसे पहले इनका लिटिल कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, x सेम है, तो यानी ये लाइक टर्म्स है। अगर मैं इनको कंबाइन करती हूँ बाय एडिंग तो ये क्या हो जाएगा 8x। साथ ही में अगर इनके बीच में मैंने ऑपरेशन लगा दिया सब्ट्रैक्टिंग का तो 2x, तो यानी क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल टर्म फॉर्म कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैंने अब ले लिए अनलाइक टर्म्स, जैसे कि एक मैंने गुआवा एक मैंने एप्पल, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक आपको एप्पल होगा एक आपको गुआवा ही होगा। तो इन दोनों को आपको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, यानी वो आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे प्लस करके बस, ये आपको एक सिंगल टर्म नहीं देंगे। सिमिलर जैसे कि हम एग्जांपल ले ले 5x एंड 3y, अगर आपको इनको ऐड करना है तो क्या लिखोगे, क्या ऐड करके सिंगल टर्म मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5x माइनस 3y लिख दोगे। तो यानी एडिंग ऑफ अनलाइक टर्म्स या सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अनलाइक टर्म्स डज नॉट गिव यू द सिंगल वैल्यू, ठीक है, वो सॉल्व होना इज नॉट पॉसिबल, आपको एज इट इज आपको लिख कर छोड़ देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर भी जो हमने अभी पढ़ा कंबाइनिंग ऑफ लाइक टर्म्स, उसी के बेस्ड ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे। हमें क्या ऐड करना है 6 माइनस 3a प्लस बी, a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 2 माइनस a। तो इनको ऐड करने के ना दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज रो मेथड। तो रो मेथड में क्या होगा, सिंपल आप इनको रो में मेंशन करोगे हर एक पॉलिनोमियल को विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तो रो मेथड में क्या होगा 6 माइनस 3a प्लस b प्लस किसके साथ क्या करना है a माइनस 7 माइनस 6b प्लस 3b प्लस 2 माइनस a, ठीक। अब जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो भी लाइक टर्म्स है उनको आप साथ में लिख दोगे। जैसे कि अगर मैं ये a की बात करूं तो इसका लिटिल कोफिशिएंट a और ये रहा a, इनको आपको क्या लिखना है, साथ में लिखना है, यानी माइनस 3a प्लस a माइनस a। फिर आप b का ले लो b माइनस 6b प्लस 3b, फिर आप ले लो 7 नॉर्मल कांस्टेंट 6 माइनस 7 प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये प्लस का ए माइनस के यानी दोनों कैंसिल होके 0 बचा। क्या हमारे पास माइनस 3 है, b 3b, तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पहले ऐड कर लो, तो 4b माइनस 6b प्लस माइनस माइनस, और रिजल्ट क्या आता है, जिसका नंबर साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन, तो 6 बड़ा होगा तो नेगेटिव। तो यानी 4b माइनस 6b गिव्स यू माइनस 2b। साथ में यहाँ पे 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 7 गिव्स यू प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस वन बाय एडिंग, ठीक है। ये हमने कैसे किया है, रो मेथड से। अब इसको हम करते हैं कॉलम मेथड से, तो क्या होगा 6 माइनस 3a प्लस b। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक यहां पर लिख दिया एक रो में, तो दूसरा लिखोगे तो उसमें आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म करनी है, यानी सेम जो आपके लिटिल कोफिशिएंट उनको एक दूसरे के नीचे रखना है। जैसे a है तो आप a यहां पर रखो, 7 है तो माइनस 7 इधर रखो, ये प्लस का a है, इसके यहाँ पे साइन ही तो नहीं प्लस है, माइनस 6b। तो हमने लाइक टर्म्स एक साथ रखते जा रहे हैं, एक के नीचे एक। यहां पर अगर आ गए तो 3b माइनस a एंड 2, सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब ऐड करते हैं तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 7 1, ये क्या हो गया, a में से a गया 0 बचा, क्या माइनस का 3 है, ये b 4b माइनस 6b गिव्स यू माइनस 2b। तो हमारा रिजल्ट कॉलम मेथड से भी आ गया, रो मेथड से भी, दोनों से ही सेम आ रहा है। आपको जो कन्वीनियंट हो आप उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें है सब्ट्रैक्ट। तो फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8xy फ्रॉम 7x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 4x। यानी 7x स्क्वायर जिसमें से आपको माइनस करना होता है उसको आप फर्स्ट रो में लिखो इन द कॉलम मेथड, प्लस 3xy माइनस 4x, और उसके नीचे जैसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको सेकेंड रो में रखिए। ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कॉलम मेथड को डिस्कस कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जब सेकंड रो में लिखेंगे आप, तो आपको जिनका लिटिल कोफिशिएंट सेम है उनको एक दूसरे के नीचे ही रखना है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, -3x² प्लस 8xy प्लस 5x। आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट करोगे तब इनका जो सेकेंड रो में आपके एक्सप्रेशन है उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी ये अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये माइनस था, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो 7 + 3 आपके कितने होगा, 10x²। 3xy में से -8xy गए, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा नेगेटिव का, बिकॉज 8 बड़ा है, यानी -5xy। माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये हमने किसकी हेल्प से किया है, कॉलम मेथड। फिर हम बात करेंगे अब रो मेथड की। तो रो मेथड में क्या करोगे, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप पहले लिखोगे। तो 7x² प्लस 3xy माइनस 4x, माइनस उसको करना है तो ब्रैकेट के अंदर रखोगे जो सेकेंड एक्सप्रेशन है जिसका सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, 5x माइनस 3x² प्लस 8xy। अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नेगेटिव साइन है तो अंदर के जितने भी सिंबल हैं वो चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, नॉट सिंबल, साइन चेंज हो जाते हैं। 7x² प्लस 3xy माइनस 4x, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब क्या करेंगे आप, जिनका भी लिटिल कोफिशिएंट सेम है यानी लाइक टर्म्स को आप साथ में लिख लोगे। तो 7x² प्लस 3x² प्लस 3xy माइनस 8xy माइनस 4x माइनस 5x हमने लिख दिया। 7 + 3 10, 10x² प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5xy माइनस 9x। तो ये आपका रिजल्ट आ गया विद द हेल्प ऑफ रो मेथड। दोनों ही रिजल्ट सेम है, तो आप कोई भी मेथड यूज करो। सिंपल हमारा काम था कि हम किस तरीके से इन पॉलिनोमियल्स में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, वो हमने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 11B पर। 11B में क्या, इवोल्यूट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो क्या है, -7x, फर्स्ट का पार्ट करें तो -7x² प्लस 18x² प्लस 3x² माइनस 5x²। अब यहाँ पर जो हमें इवोल्यूट करने को बोला है तो आपको क्या देख के समझ में आ रहा है कि सारे ही लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज इनके लिटिल कोफिशिएंट क्या है, x² है। तो इनको जो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना हम कर सकते हैं और एक सिंगल टर्म में ला सकते हैं, ये हमें पता है। तो हम वैसे ही इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 18 + 3 क्या हो गया आपका, 21x²। माइनस माइनस प्लस साइन क्या आएगा, माइनस का ही, तो माइनस 12x²। सब्ट्रैक्ट कर लो अब आप, तो x² तो रहने वाला है। अब यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन अप्लाई होगा। 11 में से 2 गया, 9 बचा क्या फाइनली आपके पास, 9x² आपके पास बचता है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, b² माइनस 9b² प्लस 2b² माइनस 5b²। तो क्या इसमें भी ऑपरेशन करना सिंपल है, क्यों है, क्योंकि लाइक टर्म्स है। क्यों है लाइक टर्म्स, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सबका जो लिटिल कोफिशिएंट है वो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, b² माइनस 9b² प्लस 2b² माइनस 5b²। इसको सॉल्व करते हैं तो b² प्लस 2b² पहले प्लस प्लस कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया 3b² माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का ही। 9 + 5 14, 14b²। अब आप देखोगे प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा क्या है, 14 की थोड़ी, 14 बड़ा है, तो नेगेटिव में आ जाएगा आपके पास 11b²। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए बात करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। क्या है थर्ड में, फाइंड द टोटल सेविंग्स ऑफ अ बॉय। आपको किसी बच्चे की टोटल सेविंग्स निकालनी है। वो बेचारा बच्चा सेव कर रहा है ₹4x - 6y, ₹6x + 2y, ₹4y - x एंड ₹y - 2x इन द 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स। 4 हफ्ते तक बेचारा इतना सेव कर रहा है। आप कहोगे रुपीस में तो कुछ हमें वैल्यू है नहीं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ये x एंड y क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो इनकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो इनका जो रुपीस जो वो
सेव कर रहा है कॉन्सिक्यूटिव वीक्स तक, वो भी चेंज होता जाएगा, यानी रिजल्ट तो वेरिएबल ही रहने वाला है। ये तो मैंने ऐसे ही बताया है एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब 4 हफ्ते तक वो पैसा जोड़ रहा है, तो टोटल सेविंग्स उसने कितनी की, आप हर एक वीक का पैसा लिखते जाओगे, एंड में आके ऐड कर दोगे। तो मैं अगर बोलूं फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया है, ₹4x - 6y। सेकेंड वीक में उसने कितना किया है, ₹6x + 2y। थर्ड वीक में उसने कितना किया है, ₹4y - x। फोर्थ वीक में उसने कितना किया है, ₹y - 2x। अब आपका काम पूछा क्या गया है, टोटल सेविंग्स कितनी है। अब टोटल सेविंग्स कैसे मालूम पड़ेगी, आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, रो मेथड या कॉलम मेथड। अगर मैं रो मेथड से करती हूं तो क्या लिखूंगी, 4x - 6y + 6x + 2y + 4y - x + y - 2x। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, सारे जो भी आइटम्स है उनको एक साथ में लिख देना है, x x x, तो इनको साथ में लिखो, तो क्या हो जाएगा, 4x + 6x - x - 2x + 2y - 6y + 4y + y। ठीक है, हमने लिख दिया। 4 + 6 कितने होगा, 10x और माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का ही, तो -x - 2x कितना हो जाएगा, -3x, यानी 10x - 3x, 2y + 4y + y, 5y + 7y, यानी बचा क्या, 7y - 6y, ये -6y + y बचा। तो ये कितना हो गया आपके पास, 7x + y इज योर फाइनल रिजल्ट। यानी उसकी जो टोटल सेविंग्स हुई है आफ्टर द 4 कंसेक्यूटिव वीक्स, वो कितनी हुई है, 7x + y, वेयर x and y आर द वेरिएबल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे फिफ्थ की। फिफ्थ में फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो टेक अवे -3x³ + 4x² - 5x + 6 फ्रॉम 3x³ - 4x² + 5x - 6। क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है आपको यहाँ पर इसमें से इसको। अब अगर मैं यहाँ पर रो मेथड अप्लाई करती हूँ तो क्या से लिखूंगी, बाय यूजिंग द रो मेथड। तो क्या लिखूंगी, इसमें से करना, यानी इसको पहले लिखूंगी 3x³ - 4x² + 5x - 6। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो -3x³ + 4x² - 5x + 6। अब क्या करोगे, आपको ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो जब बाहर माइनस का साइन होता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +3x³, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4x², ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5x और -6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आइटम्स है उनको साथ में देखेंगे, लिख देंगे। तो ये इसका आइटम ये रहा, तो 3x³ + 3x³ - 4x² - 4x² प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 6 3 + 3 6x³ -4 -4 -8 यानी -8x² प्लस 10x माइनस का 12। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। क्लियर हो रहा है, इसका एक और पार्ट है वो आप ट्राई करने की और मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर रहे हैं उनका मतलब आपको पता ही है, मैं हर बार बताती हूँ कि वो आपको खुद अटेम्प्ट करना है, और फिर भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लोगे learninghub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो यहाँ पे क्या बोला है 10th में, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर x² - 3xy + 8 4x² + 5xy - 3 एंड 6 - 3x² + 4xy। आपको इसका क्या निकालना है, पैरामीटर। तो आपको ट्रायंगल की साइड्स दी है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कोई भी ऐसे ये वाली मान लेते हैं x² - 3xy + 8, ये आपको दी है 4x² + 5xy - 3, ये आपको दी है 6 - 3x² + 4xy। पूछा क्या है, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है,
इज द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। यही होता है पैरामीटर ट्रायंगल का। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तो हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8 प्लस 4x² प्लस 5xy माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3x² प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 3x²। ये लाइक टर्म्स है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, सिंगल टर्म में फॉर्म कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x² 5x², 5x² माइनस 3x² 2x² माइनस 3xy प्लस 5xy प्लस 4x, पहले ऐड कर लो। 5 प्लस 4 9, 9xy में से 3xy गए, 9 में से 3 गया 6, तो प्लस का 6xy, 8 प्लस 6 14, 14 में से 3 गया कितना 11। तो आपका फाइनल पैरामीटर क्या आ गया 2x² प्लस 6xy प्लस 11, और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2x² माइनस 4xy प्लस 3z² एंड 4xy माइनस x² माइनस z²। इसका आपको पैरामीटर निकालना है। तो आपके पास लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया गया। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है 2l प्लस w, जहां पे w क्या है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, l क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मान लेते ये l है, ये w है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। वैल्यूज रखो 2x² माइनस 5xy प्लस 3z² प्लस 4xy माइनस x² माइनस z²। फिर से क्या करोगे, आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हो। तो 2x² माइनस x², ये क्या है लाइक टर्म्स है बिकॉज इनका लिटिल कोफिशिएंट x² है। तो 2 में से 1 गया x, यानी बचा क्या x² माइनस 5xy प्लस 4xy, दोनों का लिटिल कोफिशिएंट सेम है xy तो माइनस कर सकते हो, तो ये हुआ माइनस का xy। फिर क्या है 3z² माइनस z², 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, तो प्लस 2z²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पैरामीटर का, क्योंकि मैंने देखा ट्रायंगल में भी पैरामीटर पूछा था, यहाँ पर भी, तो यानी पैरामीटर, एरिया, सबके फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल मुंह जुबानी कहते हैं ना याद होने चाहिए एकदम, तब तो जाके आप ऑपरेशन अप्लाई कर पाओगे। आपने अगर l प्लस w कर दिया तो आंसर ही गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 15th वन। इसमें क्या बोला है, हाउ मच बिगर इज 5x² y² माइनस 18xy² माइनस 10x² देन माइनस 5x² प्लस 6x² माइनस 7xy। तो आपको क्या बताना है कि भाई ये जो है ये इससे कितना बड़ा है। जैसे कि आपके घर में आप अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप अपने छोटे भाई बहन से कितना बड़े हो, आपके मान लो एज है 10 ईयर्स, उसकी है 5, तो कैसे निकालोगे, 10 में से 5 माइनस करोगे, 5 ईयर्स बड़े हो। सिमिलरली लॉजिक यहाँ पर लगाना है हमको, अलजेब्रा तो करना है, कैलकुलेशन करना है, हमने वहां पे इजीली कर ली, यहाँ पे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है। तो यहाँ पर क्या इससे ये जो है इससे कितना बड़ा है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको आंसर निकल आएगा। तो हम कैसे करेंगे, 5x² y² माइनस 18xy² माइनस 10x² सब कितना बड़ा है, माइनस करोगे इसको, माइनस 5x² प्लस 6x² माइनस 7xy। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमारा ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है, मैं बार बार याद दिलाऊं ताकि आपको याद हो जाए, उससे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन है जब ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर अगर नेगेटिव है सब चेंज हो जाएंगे। तो 5x² y² माइनस 18xy² माइनस 10x² माइनस बाहर है, ब्रैकेट आपने ओपन किया तो ये हो गया प्लस 5x², ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस 6x²y, ये माइनस है तो प्लस 7xy। अब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, लाइक टर्म्स ढूंढोगे पहले। क्या इसकी कोई लाइक टर्म है, नहीं है, इसकी है, ये xy² है, यहाँ पर तो x² y नहीं है, लेकिन इसकी है कि नहीं, बिल्कुल है। देखो
क्या है इसकी 6, इसमें एक्स स्क्वायर वाई, इसमें भी। तो हम पहले जो बाकी दो हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो लाइक टर्म सेम है तो माइनस माइनस प्लस, -10 - 6 कितना हो गया, माइनस का 16 एक्स स्क्वायर वाई। इसका कोई लाइक टर्म है नहीं, तो ये प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x वाई। और ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसमें कुछ हम कर नहीं सकते बिकॉज सारे ही अनलाइक टर्म्स अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हो लर्नोहो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnoho.com। सो थैंक यू एवरीवन।